हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस क्या है और क्लॉजेस क्या है, इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। अब पहले हम पढ़ेंगे क्लॉज क्या है। अब हर सेंटेंस में एक फ्रेज भी होता है और एक क्लॉज भी होता है। तो क्लॉज क्या है स्टूडेंट्स? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a verb that have a relationship। ठीक है। अब क्लॉज क्या है? बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है, और ये सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब आप पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है? Subject is a part of a sentence that contains the person or thing which performs the action or verb in a sentence। सब्जेक्ट वो होता है स्टूडेंट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें हम जानेंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा पर्सन या कौन सा चीज या थिंग जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, एंड वर्ब तो आपको पता है कि वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है। ठीक है, सो अ क्लॉज आप याद रखेंगे इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट हैव अ रिलेशनशिप। सो इफ somebody asks you what is a clause, your answer will be a clause is a group of words that contains a subject and a verb which have a relationship। Now the predicate, that is the verb and its modifiers in a clause, must be a verb phrase। तो clause का होना, ये इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि एक क्लॉज है? उसमें एक वर्ब फ्रेज होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया क्या है, प्रेडिकेट क्या है वो हम जानेंगे। व्हाट इज द प्रेडिकेट? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब। ये वर्ब पे आप ध्यान देंगे। जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एक्शन दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम predicate part of the sentence बोलते हैं, and it states something about the subject। ठीक है, so the part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject is called as the predicate। ठीक है, आपको मेन दो चीजें याद रखने हैं कि क्लॉज क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब हो। ठीक है, एंड द वर्ब जो है ना, वो प्रेडिकेट द वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स इन द क्लॉज मस्ट बी अ वर्ब फ्रेज, मतलब उसमें कुछ एक्शन दिखाया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे द प्रेडिकेट में, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में द वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स लिखा है। वर्ब तो आपको पता चल गया कि एक्शन वर्ड है। अब मॉडिफायर्स क्या है? मॉडिफायर स्टूडेंट्स आर a word, phrase or clause that modifies, that is gives information about another word in the same sentence। एग्जाम्पल देखने पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई एम गोइंग टू द किचन टू मेक अ वेज सैंडविच। अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैंडविच के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सैंडविच तो हमारा ऑब्जेक्ट है, but the word sandwich is modified by the word vegetarian। वेज जो है वेजिटेरियन है। कैसा सैंडविच है? वेजिटेरियन सैंडविच है। सो अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट मॉडिफाइज अनदर वर्ड। यहां पे कौन सा शब्द दूसरे शब्द को मॉडिफाई कर रहा है? द वर्ड वेजिटेरियन इज मॉडिफाइंग कि कैसा सैंडविच है। ठीक है, सो ये हम इस वर्ड्स को मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो आपके जो क्लॉजेस में मॉडिफायर्स भी होना जरूरी है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट हैव अ रिलेशनशिप। सब्जेक्ट एंड वर्ब में एक रिलेशनशिप होता है। द प्रेडिकेट, द वर्ब एंड इट्स मॉडिफायर्स इन अ क्लॉज मस्ट बी अ वर्ब फ्रेज, मतलब जो प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जिसमें क्या होता है? एक्शन वर्ड या फिर वर्ब होता है, वो होना चाहिए एक वर्ब फ्रेज, मतलब उसमें कुछ एक्शन दिखाया जाना जरूरी है। क्लॉज कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज और इज डूइंग। अ क्लॉज जो है वो हमें यह इंफॉर्मेशन देगा कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं
और वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। Now, because a clause expresses an action or a state of being, a clause functions as an independent sentence. अब देखिए independent sentence क्या है? Independent sentences are those sentences जिसको देखते ही हम उसका meaning स्पष्ट वे में समझ सकते हैं. We can understand what the meaning is being conveyed by the sentence. वो sentence हमें क्या समझाना चाहता है वो complete है clause में, ठीक है. Now, a clause can function on its own as its own sentence. क्योंकि वो independent sentence है, वो अपने आप ही एक sentence की तरह function कर सकता है. But a phrase cannot function like that, जो हम पढ़ेंगे आगे. Now, clauses can exist as adverb clauses, adjective clauses and noun clauses. ठीक है. अब देखिए बच्चों, एक sentence में एक से ज्यादा clause भी हो सकते हैं. कुछ clauses जो है they can work alone as a sentence but some seem to be incomplete. अब इसके बेसिस पे हम clauses को दो हिस्सों में बांटते हैं. एक है आपका मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. टाइप्स ऑफ क्लॉजेस अब देखेंगे. मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस दो तरह के होते हैं. एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है पहले हम वो पढ़ेंगे. अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है. इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. मतलब वो खुद पे ही एक मीनिंग कन्वे कर सकता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं he is hungry, इसमें आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि she is hungry. सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये जो सेंटेंस है किसी और सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं है अपना मीनिंग समझाने के लिए. तो आइए पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है. यहाँ पर an independent clause is a group of words that contains a subject and a predicate. Predicate क्या है स्टूडेंट्स? जिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस में आपका वर्ब है या एक्शन वर्ड है उसे हम predicate पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं. और सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? जो जिसके बारे में, जिस पर्सन या थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वो एक्शन या वर्ब करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. Now, independent clause जैसे मैंने बोला, they can function as a complete sentence and are also called as main clause. Now, like I gave you an example of an independent clause, she is hungry. I am feeling unwell today. ठीक है. So, इससे आपको समझ में आ रहा है मीनिंग? I am feeling unwell today. मेरा तबीयत आज खराब है. आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है? ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस के साथ जुड़कर अपना मीनिंग नहीं बता रहा है. इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब फ्री ऑफ, नॉट डिपेंडेंट ऑन. इंडिपेंडेंट, फ्री, अपने आप में ही मैसेज को कन्वे करना, सेंटेंस का मीनिंग आपको समझाना, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है. अब सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज क्या है पढ़ेंगे. अब जैसे डिपेंडेंट वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि वो किसी और चीज पर निर्भर है, डिपेंडेंट है. सबऑर्डिनेट मतलब नीचे, एक सीक्वेंस में नीचे होना. सबऑर्डिनेट, सब मतलब बिलो, इन अ कैटेगरी समथिंग विच इज बिलो मींस सब. सो सबऑर्डिनेट मतलब वो किसी और चीज पे डिपेंड करेगा अपना मीनिंग समझाने के लिए. अब देखते हैं डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना बच्चों, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. इट विल ऑलवेज नीड अ मेन क्लॉज टू कंप्लीट सेंटेंस. नाउ इट विल ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ये तो क्लॉज का है ही. जैसे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी पढ़ा कि वो एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता ही है. इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में भी होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. मतलब वो अपना मीनिंग समझा नहीं पाएगा हमें खुद, ठीक है.
It will depend on the independent clauses to clearly express ideas. It needs to be attached to an independent clause. तो डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंडेंट है? एक दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर. क्यों डिपेंडेंट है? अपना मीनिंग क्लियरली समझाने के लिए. ओके, now they are called dependent because of the presence of two things. One is your conjunction and दूसरा आपका मार्कर वर्ड है. कंजंक्शंस आर लिंकिंग वर्ड्स, जो हमने कंजंक्शंस वाले चैप्टर में अच्छे से समझा है. कंजंक्शंस दे जॉइन टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. Examples are but, and, or, nor, yet, etc. There are three kinds of conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions and correlative conjunctions. अगर आपको इसमें डाउट है, आप मेरे conjunctions चैप्टर जाके अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है. Now, marker words क्या है? Because, after, before, since, although, though, whenever, wherever, whether, while, even if. इन सब वर्ड्स को हम मार्कर वर्ड्स कहते हैं. मार्कर वर्ड्स क्या होते हैं? इनको हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, या लिंकिंग फ्रेजेस, या फिर सेंटेंस कनेक्टर्स बोलते हैं. They will connect what is written or said with something else. लेकिन वो मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं. सो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंड करता है हमारा कंजंक्शन पे और मार्कर वर्ड पे. क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शंस और मार्कर वर्ड वाले जो शब्द है ये हमारे डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़कर उसका मीनिंग अच्छे से हमें समझाते हैं. ठीक है. इसीलिए हमें डिपेंडेंट क्लॉज में एक कंजंक्शन भी चाहिए और एक मार्कर वर्ड भी चाहिए. ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन एंड मार्कर वर्ड्स आप देख लीजिएगा अच्छे से. नाउ, तो आपने क्या समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ यू नीड टू कंबाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यू नीड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Why do you have to combine a dependent clause with an independent clause? Because to make the meaning of the sentence more meaningful, to understand the sentence in its complete sense. So, how will you combine a dependent clause with an independent clause? By adding a subordinating conjunction. Okay. Now, example of subordinate या dependent clause अगर मैं बोलूं आपसे, तो देखिए मैं बोलूंगी although she is sad. ठीक है. although she is sad, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि दो वो दुखी है, उससे कुछ आपको समझ में आ रहा है? नहीं. although वो दुखी है, वो परीक्षा देने गई. although she is sad, she went to the movie or she went to write the exam. That although she is hungry, she will give him some of her food. ये भी सेंटेंस आप देखिए अच्छे से आपको समझ में आ रहा है. अब इस सेंटेंस में although she is hungry, ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ता है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज? she will give him some of her food, तो ये जाके मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है. कौन सा मीनिंगफुल सेंटेंस? although she is hungry, कॉमा she will give him some of her food. तो ये पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है. बट अगर सिर्फ although she is hungry है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. जब जाके ये जुड़ेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तभी आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि although she is hungry, she will give him some of her food. Okay. Now, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज जो है ना स्टूडेंट्स, वो फंक्शन कर सकता है एक नाउन की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह, या फिर एक एडवर्ब की तरह इन अ सेंटेंस. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन इन अ सेंटेंस, द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर डिवाइडेड इनटू नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस. तो ऑन व्हाट बेसिस आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस डिवाइडेड? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन. वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं? क्या वो एक नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं, या क्या वो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, या फिर एक एडवर्ब की तरह वो सेंटेंस में फंक्शन कर रहे हैं? उस बेसिस पे आपके तीन तरह के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है. ठीक है. ये जो डिफरेंसेस है, नाउन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस, ये किसके टाइप से? ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के
टाइप्स है और इनका कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, द वे दे फंक्शन इन द सेंटेंस। ओके, पहले हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज क्या है। अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। ठीक है, और ये जो नाउन क्लॉज है, इट विल सर्व द सेम पर्पस दैट अ नाउन serves in a sentence. A noun clause is a clause, a group of words with a subject and a verb is a clause. So, a noun clause is a clause that serves as a noun in a sentence. Nouns are the words which are used to refer to people, places or things. Nouns क्या है? Any words which refer to people, places या things. जो आपका हिंदी में संज्ञा शब्द है, वही हमारे nouns है। तो noun clause is a clause that serves as a noun in a sentence. वाक्य में एक noun की तरह जो फंक्शन करता है वो हम उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब आइए ये एग्जाम्पल एक देखते हैं। I decided to accept the proposal because it was suitable. Now, in the example, the first clause, I decided to accept the proposal. तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है समझ में कि मैंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया है। तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। So this part of the sentence, I decided to accept the proposal, can stand alone by itself as it is clear in its meaning. Therefore, it is known as the independent clause. मतलब फ्री है किसी और सेंटेंस से, इसका मीनिंग बताने के लिए वो किसी और पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब अगर सिर्फ हम देखेंगे बिकॉज इट वॉज सुटेबल, बिकॉज इट वॉज सुटेबल, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? कुछ भी नहीं आ रहा है। बिकॉज इट वॉज सुटेबल, क्यों, क्या, किस लिए? तो दिस क्लॉज हैज अ the second clause, because it was suitable, is incomplete in its meaning and is called a dependent clause. इसमें भी एक subject and a verb है, ठीक है, but it depends on the first clause to make complete sense. कौन सा first clause? I decided to accept the proposal because it was suitable. क्योंकि वो proposal अच्छा था, इसीलिए मैंने decision लिया उस proposal को accept करने के लिए, ठीक है। So just क्योंकि वो proposal अच्छा था, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज इट वॉज सुटेबल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बट आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज सुटेबल, पूरा सेंटेंस जब होता है जहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ के उस सेंटेंस का मीनिंग हमें अच्छे से समझा रहा है, देन दिस इज अ प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस। सो a clause is a sentence that is part of a longer sentence with its own subject and predicate. Predicate part क्या है? जिसमें verb होता है। We can make sentences to join two or more clauses. There are three main kinds of clauses: principal clauses, subordinate clauses, and coordinate clauses, जो हम पढ़ेंगे अभी। Now, principal clauses are also called as independent clauses, can stand alone as an independent statement. अब coordinate clauses क्या है? It consists of two clauses that are joined together by a conjunctions like and, or, but, or, so, and two similarly independent clauses are joined together by a coordinating conjunction. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आई एंजॉय इंग्लिश, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आई प्रैक्टिस द एक्सरसाइज इन दिस बुक, दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? दे आर लिंकिंग वर्ड्स। सो एंड इज लिंकिंग आई एंजॉय इंग्लिश टू आई प्रैक्टिस द एक्सरसाइज इन दिस बुक। अब बी वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ही वेंट टू स्कूल, दूसरा सेंटेंस है ही मिस्ड द लाइव टेलीकास्ट। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, क्योंकि ही वेंट टू स्कूल हमें समझ में आ रहा है वो स्कूल गया है, ही मिस्ड द लाइव टेलीकास्ट वो लाइव टेलीकास्ट मिस कर दिया, ये भी हमें समझ में आ रहा है। बट इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो ही वेंट टू स्कूल सो ही मिस्ड द लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि वो स्कूल गया था वो लाइव टेलीकास्ट मिस कर गया।
ये और भी हमें अच्छे से समझा रहा है। जब हम ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही वेंट टू स्कूल एंड ही मिस द लाइफ टेलीकास्ट को जोड़ते हैं आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो टेबल है, a subordinate clause must have any one of the following subordinate conjunctions। ये सारे जो subordinating conjunctions है ये जाके जुड़ेंगे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एंड फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज को मीनिंगफुल कराएंगे। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल नाउ। सो हम एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं व्हाट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। The subordinate clause is a type of clause which relies on the main clause। relies मतलब depend करता है। main clause, main clause क्या है? हमारा principal clause, main clause and independent clause सेम चीज है। ठीक है, सो ये जो subordinate clause है जिसे हम dependent clause भी बोलते हैं, वो क्या करता है? वो rely करता है या depend करता है आपके main clause पे। क्यों depend करता है? To form a full sentence on its own, मतलब खुद एक subordinate clause cannot make a complex sentence। This type of clause has a verb and a subject just like any other clause does। It is also known as a dependent clause। This type of clause is used to add more information to a sentence when it is joined to an independent clause। How? By the conjunction। ठीक है, it has to be joined with a conjunction। Now, अब एग्जाम्पल देखेंगे। Once my mother finishes work, we will go to the park। देखिए यहां पर कॉमा से पहले और बाद दो सेंटेंसेस है। एक जो हमारा हाईलाइटेड सेंटेंस है येलो में, once my mother finishes work, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक बार मेरी मम्मी का काम खत्म हो जाए, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बट जब ये जुड़ेगा we will go to the park, once my mother finishes work we will go to the park, जब मेरी मम्मी का काम खत्म हो जाएगा तब हम पार्क जाएंगे। this is the meaning of this sentence। so when this dependent clause is joined to the independent clause, it is making a meaningful sentence। she got her first pet when she was 10 years old। when she was 10 years old, क्या इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, जब वो 10 साल की थी तब उसे अपना पहला पेट मिला। तो ये she got her first pet is an independent clause। when it is joined with a dependent clause it is making sense। you should take an umbrella। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको एक छाता लेके जाना चाहिए। बिकॉज इट विल रेन टुडे, जस्ट बिकॉज इट विल रेन टुडे से कुछ समझ में आ रहा है? क्या होगा अगर बारिश हो रहा है? क्या करना चाहिए अगर आज बारिश हो रहा है? कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। बट जब ये जुड़ेगा यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बिकॉज इट विल रेन टुडे, देन इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। व्हेन आई गो टू द ग्रोसरी स्टोर, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये मीनिंग समझा नहीं पा रहा है टोटली। आई मस्ट बाय अ few groceries। when I go to the grocery store, I must buy a few groceries। I must buy a few groceries independent clause, ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है अपना मीनिंग समझाने के लिए। मुझे कुछ ग्रोसरीज खरीदने हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बोलूंगी जब मैं ग्रोसरी स्टोर जाऊंगी, क्या समझ में आ रहा है? मैं क्या करने जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। बट जब मैं ये व्हेन आई गो टू द ग्रोसरी स्टोर जोड़ूंगी आई मस्ट बाय अ फ्यू ग्रोसरीज के साथ, जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तब ये मीनिंग स्पष्ट होता है। माई सिस्टर फेल सिक बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। अब यहां पर माई सिस्टर फेल सिक, मेरी बहन बीमार हो गई। आपको समझ में आ रहा है? सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर जस्ट बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग देखेंगे, बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या हुआ, किसको हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जब यही वाला सेंटेंस बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग जुड़ेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, तब मीनिंग स्पष्ट होता है। माई सिस्टर फेल सिक बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, अब हम डिटेल में नाउन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ेंगे। Noun clauses acting as nouns in sentences are called noun clauses, या फिर हम उसे nominal clauses भी कहते हैं। These often start with how, that या फिर WH words। आपके WH words कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? What, who, where, when, why, which,
whose and whom, इनको हम WH वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए what के स्टार्टिंग में WH है, who के स्टार्टिंग में WH है, where के स्टार्टिंग में WH है एंड so on. ठीक है, अब देखिए what he did made a problem for his family. अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? The person about whom we are speaking is he. So अब what he did, यहां पर he वाला जो है आपका फंक्शन कर रहा है एज द नाउन. सो what he did is your noun clause. ठीक है, a noun clause will work as a noun that acts as a subject, object या predicate in a sentence. Now a noun clause will also start with words like that, what, whatever, who, whomever, whoever, whomever. ठीक है, सो ये जो शब्द है आपको ये वाले अगर याद रह गए ना, देन यू कैन आइडेंटिफाई द क्लॉज एज अ नाउन क्लॉज. WH वर्ड्स एंड दे विल स्टार्ट विथ हाउ या दैट. ठीक है, एंड यहाँ पर व्हाट ही डिड, ये जो ही है आपका फंक्शन कर रहा है एज द सब्जेक्ट. एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना जरूरी है, तो यहाँ पर ही जो है आपका सब्जेक्ट है एंड व्हाट ही डिड आपका नाउन क्लॉज है. ठीक है, क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो व्हाट ही डिड इज नाउन क्लॉज. Next is adjective clause. A dependent clause that functions as an adjective in a sentence is called an adjective clause. ये sentence में एक adjective जो काम करता है वही काम करेगा and वो जो noun या pronoun है उसको modify करेगा. What is adjective? What are adjectives? They are describing words. ठीक है, किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. कहां पर? सेंटेंस में. ठीक है, सो एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन. डिपेंडेंट क्लॉज क्यों? क्योंकि ये जो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है, ये किसके डिविजन्स है? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज के. सो आप लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाइज अ नाउन. Basically, adjective clauses have similar qualities as adjectives. वो adjectives की तरह ही है, वो nouns को modify करते हैं and hence the name adjective clause. These are also called relative clauses and they usually sit right after the nouns they modify. Noun के just बाद ही ये clause आता है आपका. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज अगर मैं दूं आपको, he wears a shirt which looks nice. अब देखिए, he wears a shirt, ठीक है, बट which looks nice वाला जो है क्लॉज, this clause which looks nice is an adjective clause. क्यों? क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है किसको? आपके शर्ट को. शर्ट क्या है? नाउन है सेंटेंस में. सो he wears a shirt which looks nice. In this sentence, the clause which looks nice is an adjective clause because the word nice is modifying the noun shirt. Okay, now जैसे मैंने बोला था आपको, एडजेक्टिव क्लॉजेस विल बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हु, हुम, हुज, विच और हुज. ठीक है, अब एडवर्बियल क्लॉजेस पढ़ेंगे. By definition, these are dependent clauses acting as adverbs. A dependent clause which functions as an adverb in a sentence is called an adverb clause. It will modify a verb, adjective clause or another adverb clause in a sentence. Example, he takes medicine because he is ill. Because he is ill आपका adverbial clause है. Although she tried a lot, she couldn't climb up the tree. She couldn't climb up the tree आपका adverb clause है. ठीक है, अब principal clauses and coordinate clauses हम पढ़ चुके हैं. Principal clauses are nothing but your independent clauses again. Okay, you can go through the definition. Coordinate clause also I have explained to you. You can go through this. कोऑर्डिनेट क्लॉज के कोऑर्डिनेट मतलब जोड़ना. सो टू और मोर सिमिलरली इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट इन कंजंक्शंस and or but etc in terms of compound sentences are called coordinated clauses. I like taking pictures, she loves posing for them. ये दोनों ही
इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, जुड़ रहा है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ. गो थ्रू द अदर टू एग्जाम्पल्स. Types of subordinate clauses have been taught to you. You can go through this for more examples. Okay. Next we will come over to phrases. Phrase क्या है? Phrase जो है students, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट हैज सम मीनिंग, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं है. आपको मेन चीज जो याद रखना है कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और अ वर्ब दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. एक फ्रेज में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना कोई रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब है. अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा तभी तो एक रिलेशनशिप होगा बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सो दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट अबाउट whom we are talking about or a verb which is doing the action is not present, then that sentence is a phrase. Phrase makes sense but does not make complete sense by itself. It does not contain a finite verb. Finite verb क्या है? Is a verb which will show your tense. कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस. पर्सन एंड नंबर. पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता है, एंड नंबर सिंगुलर या प्लूरल. ठीक है. अब देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है, वॉकिंग अलोन. हु इज वॉकिंग अलोन? किसके बारे में बात करें? सब्जेक्ट है? नहीं है. अ नाइस सरप्राइज. अरे किसने किसको सरप्राइज दिया? कुछ नहीं पता. सो देयर इज नो सब्जेक्ट प्रेजेंट. सो दिस डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन. ठीक है. अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज बहुत क्लियरली याद रखना है कि द ओनली डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है बिटवीन अ क्लॉज एंड अ फ्रेज इज दैट एक क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होते हैं, बट एक फ्रेज में दोनों ही मिसिंग है. दोनों मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही मिसिंग है. अब एक फ्रेज जो है, इट फंक्शंस एज अ नाउन, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. Therefore, a phrase is also defined as a group of words without a subject and a verb that functions as a single part of speech in a sentence. ठीक है. Now, based on this structure, हम phrases को 8 हिस्सों में बांटते हैं. 8 हिस्सों में मतलब depending on the parts of speech. How many parts of speech are there? 8 parts. So, depending on the parts of speech, we will divide our phrases into 8. क्या है वो? Noun phrase, adjective phrase, verb phrase, gerund phrase, prepositional phrase, adverb phrase, infinitive phrase and participle phrase. तो इस बेसिस पे हम अपना काइंड्स ऑफ phrases पढ़ेंगे. ठीक है. यहां पर आपका 7 है, लेकिन देर आर 8. ओके. सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर नाउन phrases. A noun phrases will consist of a noun and other related words. ठीक है. रिलेटेड वर्ड्स कौन से हैं? आपके मॉडिफायर्स एंड डिटरमाइनर्स. ठीक है. सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ नाउन फ्रेज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. आपका आपको आपको पता है कि आपके फ्रेजेस में सब्जेक्ट नहीं होते. ठीक है. तो सब्जेक्ट कौन सा है? नाउन ही होता है. ठीक है. तो नाउन नहीं है तो एक नाउन फ्रेज हो सकता है. ठीक है. जो कि फंक्शन करेगा लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ एग्जाम्पल देखेंगे. हिज फादर हैज गॉन टू अटेंड द मीटिंग. ठीक है. हिज फादर आपका नाउन फ्रेज हुआ. नाउन क्या है? एनी नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग इज अ नाउन. सो हिज फादर. द स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉयड द प्लांटेशन. द स्ट्रॉन्ग विंड्स ये एक नाउन फ्रेज है. द कैप्टन. ठीक है. दिस इज योर नाउन फ्रेज. Ravi and his friends are at the science museum. Ravi and his friends आपका noun phrase हुआ. Now in the above sentences,
ये जो noun phrases हमने पढ़ा, they are acting as the noun, hence they are called noun phrases. ठीक है, एक ये तो हमने पढ़ा subject of a sentence can be a noun phrase instead of a noun. Second है the object of a sentence can also be a noun phrase instead of a noun. नीता is wearing a red sari. ये जो साड़ी है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका नाउन फ्रेज की तरह काम कर सकता है. माई फादर इज रिपेयरिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर आपका नाउन फ्रेज है. ही इज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर टू हिज फ्रेंड. अ लॉन्ग लेटर इज योर नाउन फ्रेज. द बॉय गेव द बेगर हिज स्टोन ब्लू जीन्स. स्टोन ब्लू जीन्स आपका नाउन फ्रेज है. देखिए, आप ये पूरा सेंटेंस के साथ कंफ्यूज मत होइए. आपका फ्रेज देखिए इसमें, अ रेड साड़ी, द कंप्यूटर, अ लॉन्ग लेटर, हिज स्टोन ब्लू जीन्स, ये आपके फ्रेजेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ये जब जुड़ रहे हैं बाकी सेंटेंस के साथ तब मीनिंग बना रहे हैं. ठीक है. In the above sentences, the phrases a red sari, the computer, a long letter, his stone blue jeans serve as the objects of the verb or the noun in each sentence. Hence, they are called noun phrases. Next, we will go over to adjectival phrases. An adjective phrase is a group of words that functions like an adjective. Adjective क्या करता है सेंटेंस में? आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है. किसको डिस्क्राइब करता है? एक नाउन को डिस्क्राइब करता है. It consists of adjectives, modifiers and any word that modifies a noun or pronoun. अब देखिए, a paper glass. ठीक है, अब यहां पर ग्लास आपका नाउन है. कैसा ग्लास है? पेपर ग्लास है. तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ. एडजेक्टिव पेपर इज रिप्लेस्ड बाय द एडजेक्टिवल फ्रेज मेड ऑफ पेपर. अ ग्लास मेड ऑफ पेपर. ठीक है, तो अ पेपर ग्लास को हम कैसे लिख सकते हैं? अ ग्लास मेड ऑफ पेपर. एंड मेड ऑफ पेपर को ये समझा रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पे. सम एडजेक्टिवल फ्रेजेस कम बिफोर अ नाउन. नाउन आपका देखिए, अ 30 पेज बुकलेट. बुकलेट आपका नाउन है. कितने पेजेस का है? क्या, कौन सा ये डिस्क्राइब कर रहा है? 30 पेज. तो ये 30 पेज जो फ्रेज है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. अ 5 year old चाइल्ड. नाउन आइडेंटिफाई कीजिए, चाइल्ड. अ 5 year old चाइल्ड, कितने साल का बच्चा है? एडजेक्टिवल, वो डिस्क्राइब कर रहा है चाइल्ड के एज को. तो ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ. Some adjectival phrases come after the noun also. Okay. A man who was fearless walked into the lion's cage. Subject कौन है? Noun कौन है? Man. कैसा था? Fearless था. तो the phrase who was fearless, आप आइडेंटिफाई कीजिए who was fearless. Fearless word एक adjective है, describe कर रहा है, describing word है. So this phrase is your adjectival phrase. This is a task of great relevance. Of great relevance मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टास्क को कि जो बहुत रेलिवेंट है. सो ऑफ ग्रेट रेलिवेंस, अगर आपको सिर्फ एक फ्रेज ऑफ ग्रेट रेलिवेंस आ रहा है एंड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इट इज अ adjectival phrase. Why? Because it is a describing word. Relevance is a describing word. Next, we will come over to adverbial phrases. They function as an adverb in a sentence. Adverbs के बारे में हमने पढ़ा है. Adverb phrase is a group of words that functions as an adverb in a sentence. It consists of adverbs or other words, जैसे आपके prepositions, noun, verbs, etc. that make a group which works like an adverb in a sentence. ठीक है, अब example देखिए. The jackal acted foolishly. Jackal subject, acted is your verb, foolishly is modifying the verb. So कैसे act किया? Foolishly act किया. तो ये आपका adverbial phrase हो गया. The jackal acted in a foolish manner. In a foolish manner is your adverbial phrase. In the above sentences, the adverb foolish is replaced by the adverbial phrase in a foolish manner. Now, some adverbial phrases tell us how something happens or how someone does something. The award function is held every year. ये है adverb of frequency. The girl carried her doll with a lot of care. This is adverb of manner. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. Held every year, adverb of frequency. With a lot of care, adverb of manner. Some adverbial phrases tell us when something happens.
It is hot in summers. I'll be back in an hour. Some adverbial phrases tell us where something happens. ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Ria kept her book on the table. We walked around the exhibition. तो on the table and around the exhibition आपके हुए adverbial phrases. Next we will come over to verbial phrases. Verbial phrases express action or state of being. It is the combination of your main verbs and its auxiliary verbs. Auxiliary verbs क्या है? Helping words है. ठीक है. Helping words मतलब is, am, are, has, ये सब आपके auxiliary verbs है. ठीक है. जैसे he is eating an apple. अगर ये एग्जाम्पल है तो he is eating an apple में is क्या है? Auxiliary verb है. और मेन वर्ब आपका कौन सा है? Eating है. ठीक है. तो ये is eating becomes your verb phrase. gerund phrases. gerund आपको पता है कि जो verbs ing फॉर्म में एंड होते हैं उनको हम gerund phrases बोलते हैं. So Brinda will be in New Delhi awaiting final approval. ठीक है, of the contract. Awaiting final approval आपका gerund phrase है क्योंकि a gerund phrase consists of a gerund verb plus ing. ठीक है. अब देखिए, she started thinking about the problem. अब thinking about the problem आपका gerund phrase है. क्यों? क्योंकि think से बन गया आपका thinking. So ये आपका gerund phrase है जिसमें gerund है thinking. Infinitive phrases क्या है? An infinitive phrase consists of an infinitive verb. That means two verbs and are followed by modifiers or other verbs. The team leader decided to build a model of the ficus. ठीक है. He likes to read books. To read, to build ये आपके हो गए infinitives. तो prepositional phrases क्या है? They consist of a preposition followed by a noun phrase. So prepositional functions can function as adjective phrases or adverb phrases. The cat in the box is mine. ठीक है. In it is followed by a noun phrase. The box. Noun phrase is the box. He looks up the road. The road आपका noun phrase है. So up आपका preposition है. In आपका preposition है. So in the box आपका बन गया prepositional phrase. Up the road बन गया आपका prepositional phrase. So with this we come to the end of your clauses and phrases chapter. I hope this chapter is clear to you. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will definitely clear your doubts. If you like my channel students, please लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू स्टूडेंट्स. काइंडली सब्सक्राइब.